हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस भी देखेंगे और वे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आरएएस, आईएएस, पटवार, राजस्थान पुलिस, रेट अनेक एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के क्षेत्राधिकार, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा, विधान परिषद में किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री को विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा के बहुमत दल नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी भी दल को यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के अंदर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन ये आ चुका है कि कितने समय के अंतर्गत उसे बहुमत साबित करना होता है। तो याद रखिए 1 माह के अंतर्गत बहुमत साबित करना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखिए कार्यकाल। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। यह सामान्यतः 5 वर्ष। अगर ये दोनों आ जाए लाइन तो आपको विधानसभा में विश्वास प्राप्त है, ये आपको चुनना होगा। अब देखिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का हो, किसी पद पर आसीन न हो, दिवालिया पागल ना हो। अब है पद से हटाने की प्रक्रिया। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अब हम मंत्रिपरिषद का हमारा टॉपिक है, तो हम मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। बहुत ही ज़रूरी है अंतर समझना। मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होता है जबकि कैबिनेट छोटा निकाय होता है, परंतु शक्तिशाली निकाय होता है कैबिनेट। कैबिनेट मंत्री परिषद से शक्तिशाली निकाय होता है। याद रखिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री परिषद से कथन में और रीजन में आ सकता है। मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय है, रीजन। दूसरा कथन में आ सकता है कि कैबिनेट अधिक शक्तिशाली है मंत्रिपरिषद से, तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद से अधिक शक्तिशाली, सही है। मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत बड़ा निकाय है, सही है। दोनों कथन सही हैं। सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। सभी मंत्रियों से मिलकर
उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अन्य मंत्री, इन सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होती है और कैबिनेट छोटा निकाय होती है। मंत्रिपरिषद ज़्यादा शक्तिशाली होती है, याद रखिए। जबकि कैबिनेट मंत्री में सिर्फ 15 से 20 मंत्री होते हैं। कम से कम 15 मंत्री होते हैं, 20 मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन 12 मंत्री से कम नहीं होने चाहिए। अगला है कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी होता है। मंत्रिपरिषद जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार रूप में दिए हुए हैं, जबकि कैबिनेट का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है। कैबिनेट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? कैबिनेट का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, जबकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 एवं 75 में विस्तार से दिया हुआ है, जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कैबिनेट को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है नीति निर्माण का कार्य प्रमुख रूप से कैबिनेट द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिपरिषद द्वारा। याद रखिए कि नीति निर्माण का कार्य प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अर्थात राज्य मंत्री, उप मंत्री नीति निर्माण का कार्य नहीं करते। नीति निर्माण का कार्य कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है। कैबिनेट भारत में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है, सर्वोच्च कार्यकारी है। तो सर्वोच्च कार्यकारी कौन है? कैबिनेट है। अगला, कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। इसके विपरीत मंत्रिपरिषद कैबिनेट के फैसलों को लागू करने में सहयोग देती है। नीति निर्माण में मंत्रिपरिषद सहयोग कर सकती है अगर कैबिनेट चाहे, और अगर कैबिनेट ना चाहे तो मंत्रिपरिषद इसमें दखल नहीं देती। कैबिनेट ही नीति निर्माण का कार्य करती है। अब हम आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। तो मंत्रिपरिषद की संरचना को विस्तार से समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य की 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी विधानसभा में मंत्रियों की संख्या है वो 15% होती है। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है। कुल मिलाकर 82 होती है, 81 + 82, जिसमें एक एक मुख्यमंत्री भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15% से अधिक संख्या नहीं हो सकती। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा में इन मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिस प्रकार संसद में प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री कहे कि इस मंत्री को हटा दो तो राज्यपाल उसे हटा भी सकता है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी मंत्री ही होते हैं। राज्य मंत्री के अंतर्गत राजनीतिक दृष्टि से कम प्रभावी व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं तथा उप मंत्री की भूमिका सहायक की भूमिका होती है। जो उप मंत्री होते हैं वो सहायक होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को कम करते हैं। कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं ये उप मंत्री, राज्य मंत्री। तो अब हम नियुक्ति के बारे में देखते हैं। नियुक्ति हम देख चुके हैं। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में हम अंतर देख चुके हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना हम देख चुके हैं।
अब हम देखते हैं राज्य मंत्री के बारे में और उप मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य मंत्री वे मंत्रालय के संतृप्त विभागों के प्रभारी होते हैं, यानी संतृप्त विभाग के प्रभारी कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं, क्योंकि इनका एक संतृप्त विभाग भी हो सकता है। या उन्हें मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है, या मंत्रिमंडल मंत्रियों की सहायता हेतु भी नियुक्त किया जा सकता है। मंत्रिमंडल मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सहायता हेतु भी नियुक्त किया जा सकता है, या इन्हें संतृप्त प्रभार भी दिया जा सकता है। वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राज्य मंत्री जब तक आमंत्रित नहीं किया जाए वे इसकी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। जब तक इन्हें मंत्रिमंडल में बुलाया न जाए, आमंत्रित नहीं किया जाए, तब तक राज्य मंत्री इन बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं। उप मंत्री देखिए, उन्हें संतृप्त प्रभार नहीं दिया जाता है। राज्य मंत्री को संतृप्त प्रभार दे दिया जाता है, लेकिन उप मंत्री को संतृप्त प्रभार नहीं दिया जाता, और कैबिनेट मंत्री का तो कोई संतृप्त प्रभार होता ही नहीं है। और उन्हें मंत्रिमंडल मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सहायता हेतु, यानी अन्य मंत्रियों की सहायता हेतु उप मंत्री सहायता करते हैं। तो ये अब हम मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। ये प्रधानमंत्री वाला आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे बाहर एक भी जानकारी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी। धन्यवाद।